नाउ कालिनिनग्राद न्यूज़पेपर्स में है। देखो, ये रसिया का इंपॉर्टेंट सिटी है और रसिया का जो मेन लैंड है इससे काफ़ी दूरी पर है। सबसे पहले ये मैप आप देख लो यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथुआनिया दिख रहा है, लाटविया दिख रहा है, एस्टोनिया दिख रहा है, बाल्टिक कंट्रीज जितने भी हैं। इधर बाल्टिक सी है और यहाँ पे है कालिनिनग्राद। कालिनिनग्राद और रसिया के बीच में दो इंपॉर्टेंट देश पड़ते हैं, जिसमें एक है लिथुआनिया और दूसरा है लाटविया। अगर रसिया को, मेनलैंड रसिया को अगर कालिनिनग्राद से कनेक्ट करना है तो लिथुआनिया के थ्रू होके जाना पड़ता है। इधर बेलारूस और लिथुआनिया के थ्रू एक रेल लाइन डेवलप करी गई है। इस रेल लाइन के थ्रू क्या होता है कि मेनलैंड जो रसिया है ये कनेक्ट करता है कालिनिनग्राद को। अब हुआ ये है कि लिथुआनिया ने यूक्रेन वॉर के चलते ये जो एक्सेस है, रेलवे लाइन का जो एक्सेस है, इसको कर दिया है बैन। चूंकि कालिनिनग्राद एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है रसिया के लिए। देखिए, बाल्टिक कंट्री से होते हुए यूरोपियन यूनियन के जितने इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, अगर वहाँ तक पहुँचना है अगर रसिया को, तो उनको जो है कालिनिनग्राद पोर्ट से होकर ही गुजरना पड़ता है। तो अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट रूट था, रेलवे लाइन वाला रूट था, जो कि बहुत सस्ता पड़ जाता है। अब से हर चीज़ तो हवाई जहाज़ से भेज नहीं सकते। तो अब हुआ क्या है कि ये रेलवे लाइन को इन्होंने रोक दिया लिथुआनिया ने। अब इनका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था ये सब रुक गया। साथ ही साथ मिलिट्री बेस है, तो मिलिट्री के लिए क्या होता है कि जो मिलिट्री वाले सामान होते हैं वो भी रेलवे लाइन से जाती हैं, तो उसको भी यहाँ तक एक्सेस रोक दिया गया है। तो इसके चलते रसिया बहुत नाराज हो गया है लिथुआनिया से, और लिथुआनिया को इसने धमकी दी है कि आप मान जाइए हमारी बात, ये रास्ता फिर से शुरू कर दीजिए, नहीं तो हम आपका हाल यूक्रेन वाला करेंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या जैसा हाल यूक्रेन का किया है रसिया ने वैसा लिथुआनिया के साथ कर सकता है छोटा सा कंट्री लिथुआनिया। सबसे पहले मैप कवर करेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कालिनिनग्राद का क्या हिस्ट्री रहा है। क्या कालिनिनग्राद हमेशा से रसिया का पार्ट रहा है या इससे पहले किसी और कंट्री का हिस्सा था। इसके स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग मैपिंग स्टार्ट करते हैं। मैप कवर कर लेते हैं एक बारी, मैप हमारा क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैप से क्वेश्चन आएगा हमारे प्रीलिम्स में। तो सबसे पहली बात तो ये, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कालिनिनग्राद दिख रहा है आपको। इसके दोनों साइड में कौन कौन से कंट्री हैं, एक तो पोलैंड है, और पोलैंड के बगल में कौन सा कंट्री होगा, जर्मनी होगा। ठीक है, जर्मनी होगा। और इसके बगल में आप देखोगे तो इस साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो इधर मिल जाएगा आपको लिथुआनिया। इसके ऊपर लाटविया और इधर एस्टोनिया है। रसिया के चारों ओर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इसको भी याद रखना पड़ेगा हमें। स्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मंगोलिया, चाइना, और ऊपर इधर फिनलैंड भी है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है। मैप में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक गल्फ ऑफ फिनलैंड लिख लो आप, गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर फिनलैंड है, इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ओके, इधर बाल्टिक सी है, इसके इधर जो है ऊपर जो है इधर स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जिसमें आपका स्वीडन है, नॉर्वे है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड करी है, उस वीडियो में मैंने ये मैप को और अच्छे तरीके से कवर किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, बेलारूस की कहानी हमने जब जिसमें डिस्कस की थी कि बेलारूस बेलारूस की कहानी में ऐसी बात थी कि बेलारूस जो है लगातार यूक्रेन पे हमला कर रहा है। ठीक है, इधर नीचे यूक्रेन। अब बेलारूस तो स्टार्टिंग में तो रसिया के साथ स्टार्टिंग से ही था, लेकिन कभी इसने हमला नहीं किया था। और अभी रसिया ने डिसाइड किया है कि बेलारूस में वो एक न्यूक्लियर वेपन जो इंस्टॉल करने वाले हैं विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर ही बेलारूस में एक न्यूक्लियर मिसाइल ये लोग रखने वाले हैं। तो इसके चलते मामला और बहुत गर्मा गया है। और कुछ दिन पहले यूक्रेन ने बेलारूस के ऊपर आरोप भी लगाया था कि यहाँ से भी हमले हो रहे हैं। अब एक रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ पर जो है बेलारूस की तरफ से हमला हुआ, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा चर्चा में था बेलारूस पे। इससे पहले वाली वीडियो हमने बेलारूस के बारे में डिटेल से चर्चा किया है। खैर, अभी हम लोग अपना फोकस कालिनिनग्राद तक ही रखते हैं। तो बात यह है कि क्या कालिनिनग्राद हमेशा से रसिया का पार्ट रहा है? नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पहले ये जो कालिनिनग्राद था ये हिस्सा था जर्मनी का। इस वाले मैप से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है। यहाँ पे, यहाँ पे, इधर देखिए, यहाँ पे जर्मनी है, इधर पोलैंड है, इधर कालिनिनग्राद है। कालिनिनग्राद रसिया का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है जो कि मेनलैंड रसिया से काफ़ी दूरी पर है। बीच में लिथुआनिया और इधर बेलारूस पड़ता है। इन्हीं दोनों की मदद से मेनलैंड रसिया कालिनिनग्राद से कनेक्ट करता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट देश इसके आसपास हैं, नाम याद रखना है, पोलैंड और लिथुआनिया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 के बाद,
सभी देश आपस में बैठे और एक इम्पॉर्टेंट ट्रिटी हुआ। इस ट्रिटी का नाम था पोट्सडैम ट्रिटी या पोट्सडैम एग्रीमेंट। यहाँ पे ओके, ये जो पोट्सडैम एग्रीमेंट था, पोट्सडैम एग्रीमेंट में क्या बात निकल के आई कि ये बात निकल के आई कि पहली बात तो जर्मनी जो है पोलैंड का एरिया छोड़ेगा। ओके, तो जर्मनी यहाँ पे देखिए, जर्मनी यहाँ पे है, तो जर्मनी क्या करेगा, पोलैंड का एरिया छोड़ेगा और साथ ही साथ जो कालिनिनग्राद है ये चला जाएगा रसिया के पास। तो तब से ये कालिनिनग्राद जो है ये रसिया के पास है। जब ये यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर जब था तब जो है ये लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे। जब यूएसएसआर जो है अलग हुआ तो उसके बाद ये सब सारे अलग अलग हो गए, अलग अलग कंट्री बन गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के थ्रू क्या हुआ था कि लिथुआनिया जो है, लिथुआनिया एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ये जो पोट्सडैम एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या था कि रसिया को लिथुआनिया के थ्रू होते होते कालिनिनग्राद का एक्सेस प्रोवाइड किया गया था। दो इंपॉर्टेंट रेल लाइन थी यहाँ पे, एक इधर से जाती है, एक लाटविया की तरफ से होकर गुजरती थी। दोनों को जो है लिथुआनिया ने यहाँ पे बैन लगा दिया। अब चूंकि एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब है, इधर से जितना इम्पॉर्टेंट ऑयल रिसोर्सेज हैं, रसिया के जितने इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन सब को एक्सपोर्ट करने के लिए रसिया हमेशा अपना सारा का सारा माल कालिनिनग्राद से ही ट्रांसपोर्ट करता है, बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए, इधर नॉर्थ सी से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ की ओर चला जाता है। लेकिन चूंकि लिथुआनिया ने ये रोड ब्लॉक कर दिया है, ये रेल जो रोड है इसको ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते बहुत प्रॉब्लम हो गई है इधर रसिया को। तो रसिया ने सीधे सीधे कहा है कि अगर आप ये रेल लाइन स्टार्ट नहीं करते हो तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इतना इजी है लिथुआनिया पर हमला करना? बहुत छोटा सा कंट्री है, रसिया के सामने तो बहुत ही छोटा है। इवन स्वीडन और नॉर्वे से बहुत छोटा कंट्री है, पोलैंड से बहुत छोटा कंट्री है लिथुआनिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि रसिया मन चाहे तरीके से क्या लिथुआनिया पर हमला कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? और एक चीज़ बताएं, देखो लिथुआनिया के पास टोटल जो मिलिट्री फोर्स है 16,000 है सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। रसिया के जितना मिलिट्री बेस है उनका, या जितना मिलिट्री है रसिया के पास, उसका 1% भी नहीं है लिथुआनिया के पास। तो लिथुआनिया ने कैसे दम भर दी और कह दिया कि नहीं, हम जो है ये रास्ता नहीं खोलेंगे, ओपन नहीं करेंगे, आपको यूक्रेन पर जो वॉर कर रहे हैं, जो आप लगातार हमला कर रहे हैं, उसको आपको रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ साफ साफ कह दिया कि हम आपके धमकी से डरते नहीं हैं। क्यों? ऐसा कैसे हिम्मत हो गई जो है एस्टोनिया का कहने का? तो देखो लाटविया का कहने का, देखो यहाँ पे ओके। तो देखो इसकी हिम्मत ऐसे पड़ी क्योंकि ये है मेंबर नाटो का, और नाटो ने अपने तरफ क्या कसम खाई हुई है? नाटो ने अपने तरफ कसम खाई हुई है कि जितने मेंबर कंट्री हैं नाटो के अंतर्गत, ठीक है, अगर किसी भी सिंगल कंट्री के ऊपर कोई दूसरा देश जो नाटो का मेंबर नहीं है हमला करता है, तो ये माना जाएगा कि पूरे नाटो के ऊपर हमला किया गया है। इसका मतलब नाटो पे हमला करने का मतलब हो गया कि आपने अमेरिका पे हमला कर दिया। और अमेरिका ही नहीं, यूरोप के जितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं सब नाटो के मेंबर हैं। यूके, बुल्गारिया, उसके अलावा रोमानिया, पोलैंड, ये सब के सब जो है मेंबर हैं नाटो के। कुछ ने 1997 के बाद ज्वाइन किया, कुछ ने उससे पहले ज्वाइन किया, लेकिन ये सब के सब नाटो के मेंबर। यानी कि रसिया एक अकेला पड़ जाएगा। अगर नाटो से लड़ना पड़ गया तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के लगभग देश जो है नाटो के सदस्य हैं, और फिर रसिया को बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा सबसे लड़ना। तो इसलिए जो एस्टोनिया है लगातार कह रहा है कि आप हम पर हमला नहीं कर सकते। अगर हम पे हमला किए तो इसका मतलब है आपने नाटो पे हमला किया, और नाटो के पर हमला किया। और इसी मौके के फिराक में तो है, नाटो लगातार इस बात की इंतजार कर रहा है कि रसिया किसी ऐसे कंट्री पे हमला करे जो नाटो का मेंबर है। इसीलिए जो है एस्टोनिया को जो है उकसा रहा है, माफ कीजिए, लिथुआनिया को उकसा रहा है। ठीक है, अब देखो इस टाइम ज़रूरत भी है रसिया को कालिनिनग्राद की, इसलिए नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि ये जो प्लेस है ये मिलिट्री बेस है रसिया का। इस पूरे आइलैंड को रसिया ने एक मिलिट्री बेस के तौर पे कन्वर्ट करके रखा है। ऑल दो सामान वगैरह सब कुछ ट्रांसफ़र होता है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है कालिनिनग्राद में। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बेस है, पहला नाम है बाल्टिक्स, यहाँ पे बाल्टिक्स एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, और दूसरा चाकोस्लोवाक।
ये 2 इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है जो कि कालिनिनग्राद में है। यहाँ पे लगातार बहुत सारे जो है एयरफोर्स के ऑफिसर्स यहाँ पे रहते हैं और एयरफोर्स की सारी फैसिलिटी कालिनिनग्राद में है। इवन यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल भी है। कालिनिनग्राद में रसिया का न्यूक्लियर मिसाइल भी रहा है। तो इसी बात को लेके बहुत बारी डिनाई, कोई सामने से नहीं कहता कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है, रसिया कभी नहीं कहता, ना हाँ कहता है ना कहता है। बट जर्मनी ने लगातार आरोप लगाए हैं रसिया के ऊपर कि उन्होंने कालिनिनग्राद में न्यूक्लियर मिसाइल्स भी रखे हुए हैं। खैर, तो एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, इसको प्रोटेक्ट करना है, एक्सेस बनाए रखना है, क्योंकि एयर के थ्रू एक्सेस बहुत कम हो पाता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है, और इधर रेलवे के थ्रू बहुत सस्ता पड़ता है, आसानी से चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती। इसी के चलते रसिया बहुत नाराज़ है। और जो लिथुआनिया है, इतना ही नहीं कि आप हमला नहीं कर पाओगे, इसने कहा लिथुआनिया ने इतना भी कह दिया कि देखो, सिर्फ और सिर्फ आप हमला ही नहीं कर पाओगे, हम आपके ऊपर चौथे राउंड का रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, और नाटो से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मिल के रसिया पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाइए चौथे राउंड का। इतनी बड़ी बात बोल गया है लिथुआनिया। तो ये बहुत बड़ी बात है एक छोटे से कंट्री के लिए, लेकिन किस दम पे बोल रहा है, इसके पीछे है नाटो का हाथ। खैर, अमेरिका पे भरोसा करना कभी भी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा है, चाहे वो सीरिया की कहानी हो, चाहे अफगानिस्तान की कहानी हो, चाहे वो यूक्रेन की ही कहानी ना हो, क्योंकि यूक्रेन को भी बहुत सपोर्ट किया अमेरिका ने, लेकिन कभी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया। तो लिथुआनिया को इस बात का गुमान नहीं करना चाहिए कि हम नाटो के मेंबर हैं और कुछ भी कह कर निकल जाएंगे रसिया को। इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है यूएसए मुकर जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लिथुआनिया के लिए। एक क्वेश्चन और उठता है कि इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई, इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आइलैंड को इन्होंने मिलिट्री बेस पे क्यों कन्वर्ट कर दिया? तो इसका जो जवाब है इस मैप में है। देखो, ये जो यहाँ पे देखो कालिनिनग्राद है, ये चारों तरफ से ऐसे कंट्रीज से घिरा हुआ है जो पूरी तरीके से रसिया का विरोध करते हैं। इधर पोलैंड और दूसरी तरफ लिथुआनिया, साथ ही साथ सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो रसिया का विरोध करते हैं उससे ये घिरा हुआ है। इधर आप चले जाइए ऊपर, इधर आपको स्वीडन मिल जाएगा, नॉर्वे मिल जाएगा, ये भी विरोध करते हैं। स्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया करते ही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इधर बेलारूस है एक कंट्री जो रसिया को सपोर्ट करता है, बाकी और सब विरोध करते हैं। तो इसके चलते हमेशा रसिया को अपना सिक्योरिटी कंसर्न था। इसके चलते इस इम्पॉर्टेंट आइलैंड को इन्होंने क्या कर दिया, मिलिट्री बेस के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो बस इतनी सी बात थी कालिनिनग्राद के बारे में। आई होप कि लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली हैं कालिनिनग्राद के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं निकलेगा कि कालिनिनग्राद के बारे में लिखिए या ऐसा कुछ कि कालिनिनग्राद अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर्स में था और इसमें क्या चर्चा में था, ऐसा कुछ करके ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि स्पेसिफिक किसी आइलैंड के बारे में जो इंडिया से जुड़ा नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं निकलता है। क्वेश्चन कहाँ से निकल सकता है? क्वेश्चन निकल सकता है प्रीलिम्स में, पूछा जा सकता है कि बाल्टिक सी के आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं या कंट्री हैं, हमने चर्चा कर ली। साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि बेलारूस के आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इसकी भी चर्चा कर ली। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि कालिनिनग्राद के आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, तो पोलैंड और लिथुआनिया हमने बात कर ली। साथ ही साथ ये पूछा सकता है कि कौन सा सी है या कौन सा वाटर बॉडी है जो कालिनिनग्राद के आसपास है, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बाल्टिक सी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और निकल सकता है कि बोथनिया की खाड़ी पर कहाँ पे है, गल्फ ऑफ बोथनिया। आपको बताना है कि बोथनिया की खाड़ी या गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में। बाकी यूक्रेन का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़बरदस्त तरीके से न्यूज़पेपर्स में रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक नीप्रो रिवर या नीपर रिवर या नेपेर रिवर कई बार इसको बोला जाता है। तो नीप्रो रिवर जो है, ये जो है आपकी यूक्रेन से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि ये और कौन कौन से इंपॉर्टेंट देश से होकर गुजरती है। बाकी यूक्रेन के आसपास जितने इंपॉर्टेंट कंट्री हैं आपको याद करना है। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं आपको याद करना है। ये बहुत मैंने फॉर्मूला भी बताए थे, ब्लैक सी के चारों ओर कौन कौन से कंट्री हैं। ब्रो यू रोज टर्की जाते हो, ऐसे करके मैंने एक फॉर्मूला बताया था। ब्रो यू रोज टर्की जाते हो, तो बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये कंट्रीज हैं जो आपके ब्लैक सी के चारों ओर हैं। तो ब्रो यू रोज टर्की जाते हो, ऐसे करके एक फॉर्मूला था जिससे हमें ब्लैक सी के चारों ओर जितने इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उनके नाम याद रह जाते हैं। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग चीज़ें कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।